मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको सप्रेम नमस्ते। मैं आप सबका हिंदी शिक्षक नरेंद्र कुमार शर्मा हूँ। बच्चों, आप सबका 10वीं कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, पाठ प्रारंभ करने से पहले आप सबको 10वीं कक्षा में प्रवेश करने पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। 10वीं कक्षा में आने पर डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप सब 9वीं कक्षा में उत्साह और लगन के साथ बढ़ चढ़कर सभी गतिविधियों में भाग लेते थे, ठीक वैसे ही 10वीं कक्षा में भी उत्साह और लगन से सभी गतिविधियों में भाग लेना है। 10वीं कक्षा अपने जीवन की प्रथम सीढ़ी है। इसे मेहनत, लगन, उत्साह, सरल और आसानी से सफलतापूर्वक पार करने के साथ ही अपने माता पिता, अपना विद्यालय द न्यू कैम्ब्रिज इंग्लिश स्कूल, अपने सभी शिक्षकों व साथियों के साथ अपने आप का नाम रोशन करेंगे, ये मेरी उम्मीद है। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आईसीएसई बोर्ड की पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर से बड़े घर की बेटी नामक कहानी की शुरुआत करता हूँ। इस कहानी के लेखक हिंदी गद्य साहित्य के पितामह और कथा सम्राट प्रेमचंद, जिनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1936 में हुई। इनका जन्म स्थान लमही ग्राम वाराणसी में हुआ। उपन्यास सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान है। इनकी कहानियों का विशाल संग्रह 8 भागों में मानस सरोवर नाम से प्रकाशित है, जिसमें लगभग 300 कहानियां संकलित हैं। करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी उनके नाटक हैं। निबंध कुछ विचार नाम से प्रकाशित हैं। गोदान हिंदी का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। आइए अब हम जानते हैं इस कहानी के प्रमुख पात्रों के बारे में। पहला पात्र बेनी माधव सिंह है। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार हैं। श्रीकंठ सिंह और लाल बिहारी के पिता तथा आनंदी के ससुर हैं। दूसरा पात्र श्रीकंठ सिंह बेनी माधव सिंह के बड़े पुत्र लाल बिहारी सिंह के छोटे भाई तथा आनंदी के पति हैं। तीसरा पात्र लाल बिहारी सिंह है। बेनी माधव सिंह का छोटा पुत्र, लाल बिहारी का छोटा भाई तथा आनंदी का देवर है। चौथा पात्र आनंदी, जो इस कहानी की नायिका है। ठाकुर भूप सिंह की रूपवती, गुणवती और चौथी पुत्री है। बेनी माधव सिंह की बड़ी बहू श्रीकंठ सिंह की पत्नी तथा लाल बिहारी सिंह की भाभी है। पांचवा पात्र है ठाकुर भूप सिंह, आनंदी के पिता
और श्रीकंठ सिंह के ससुर हैं। आनंदी अत्यंत रूपवती और गुणवती होने के कारण भूप सिंह उससे बहुत प्यार करते हैं। अब हम इस कहानी को विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। नंबरदार का अर्थ भी जमींदार ही है। यह हम अंग्रेजी में यूँ कह सकते हैं कि बिल कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट हेड भी है। उसके पितामह यानी कि दादा और अंग्रेजी में ग्रैंडफादर कहते हैं, किसी समय बड़े धन धान्य समृद्धि से संपन्न धनी थे। यानी कि बेनी माधव सिंह के पिता और श्रीकंठ सिंह के दादा भी हैं। गांव का पक्का तालाब और मंदिर जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ का अर्थ है प्रसिद्ध स्मारक भी कहते हैं। कीर्ति स्तंभ थे, तो किसके कीर्ति स्तंभ थे और क्या? बेनी माधव सिंह के पितामह के तालाब और मंदिर, ये दो उनके कीर्ति स्तंभ है। और इस चित्र में कुतुब मीनार दिखाई दे रहा है, जो भारत का एक कीर्ति स्तंभ है। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। हो सकता है कि जमींदार होने के कारण उनके कई केस हुए होंगे, जो उनके बदले में वकील कोर्ट में पेशी कर रहे होंगे, तो उनकी फीस होती है, तो उनको फीस देने के लिए शायद अपनी सारी संपत्ति दे चुके हो। उनकी वर्तमान आय का अर्थ है इनकम 1000 वार्षिक से अधिक न थी। यानी पूरे साल में 1000 से ज़्यादा उनको नहीं मिलती थी। ठाकुर साहब के दो बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम यानी कि मेहनत और उद्योग का अर्थ प्रयत्न भी है और उद्योग का अर्थ काम भी है, और यहाँ पर प्रयत्न भी कह सकते हैं। और तीसरा अर्थ कोशिश भी होती है, के बाद बीए की डिग्री की थी, यानी कि बीए की पढ़ाई पूरी की। अब पढ़ाई पूरी करने के बाद अब एक दफ्तर का अर्थ कार्यालय है हिंदी में, और ऑफिस अंग्रेजी में कहते हैं। दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला का अर्थ है सुंदर, हैंडसम अंग्रेजी में कहते हैं। सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती जैसे इस चित्र में दी हुई है। भैंस का 2 सेर यानी कि 1 लीटर से भी ज़्यादा दूध। एक सेर में 1 लीटर से भी ज़्यादा आता है, तो 2 सेर ताज़ा दूध वह सवेरे उठकर पी जाता था। कौन पीता था? यहाँ पर लाल बिहारी सिंह पीता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी, यानी कि लाल बिहारी से विपरीत थी श्रीकंठ की दशा का अर्थ है कंडीशन। इन नेत्रप्रिय गुणों को बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्योछावर त्याग कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल
यानी कि बलहीन होता है, कमजोर होता है, वीक अंग्रेजी में कहते हैं। और चेहरे को कांतिहीन यानी कि आभाहीन, ग्लोलेस बना दिया था। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति यानी कि श्रीकंठ सिंह ने अंग्रेजी में ही बीए की पढ़ाई पूरी की थी। तो डिग्री के अधिपति यानी कि डिग्री के मालिक या स्वामी होने पर भी पाश्चात्य यानी कि पश्चिम, वेस्टर्न से संबंधित कहते हैं, पाश्चात्य करते हैं वेस्टर्न कल्चर, सामाजिक प्रथाओं करते ट्रेडिशन के विशेष प्रेमी न थे। यानी कि यहाँ पर श्रीकंठ ने अपनी पढ़ाई अंग्रेजी में करने के बाद भी वह पश्चिमी सभ्यताओं से लगाव नहीं रखता था या उस सभ्यता से प्रेम नहीं करता था, बल्कि उसके बदले में वे बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा करते, बुराई और तिरस्कार करते, अपमान, उपेक्षा क्या करते थे, यानी कि उसको तिरस्कार करते थे। हालांकि हिंदी डिग्री के स्वामी होने के बाद में भी पाश्चात्य या पश्चिमी सभ्यता को वो तिरस्कार करते थे। दशहरे के दिनों में वे, यहाँ पर वे श्रीकंठ सिंह है, बड़े उत्साह से रामलीला, जैसे यहाँ पर एक मंच पर राम लक्ष्मण बनकर रामलीला का नाटक करते हैं, में सम्मिलित होते, रामलीला में सम्मिलित होते थे और स्वयं किसी न किसी पात्र का अभिनय यानी कि नाटक करते थे। यानी कि श्रीकंठ सिंह दशहरा के समय में रामलीला में सम्मिलित होने के साथ साथ उस रामलीला में किसी न किसी पात्र का अभिनय, पात्र करते कैरेक्टर का अभिनय भी करते थे। प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था। प्राचीन सभ्यता करते पुरानी सभ्यता का गुणगान करते, उसके बारे में बताना, उनकी प्रकृति करते नेचर का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब यानी कि जॉइंट फैमिली कहते हैं। सम्मिलित कुटुंब का अर्थ ये होता है कि एक ही घर के अंदर, कुटुंब का अर्थ परिवार है और सम्मिलित परिवार का अर्थ ये भी होता है कि जिसमें दादा दादी, पिता, माता, खुद स्वयं, यानी कि 3-4 पीढ़ियां एक ही साथ एक घर में रहती है, उसे कहते हैं सम्मिलित कुटुंब के। तो वे एकमात्र उपासक थे उस गांव के अंदर। खाली ये एक ही श्रीकंठ सिंह ही सम्मिलित कुटुंब को बढ़ावा देते थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यानी कि आज की जो महिलाएं हैं उस कुटुंब में या सम्मिलित कुटुंब में रहना नहीं चाहती है। तो नहीं रहने का मतलब क्या होता है कि घर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि परिवार बिखर जाता है। तो बिखरने से क्या होता है कि उसे, यानी कि बिखरे हुए परिवार को वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। कौन समझते थे? श्रीकंठ सिंह समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाओं करते स्त्रियां उनकी निंदक थी, यानी कि श्रीकंठ सिंह की निंदक थी या श्रीकंठ सिंह की निंदा भी करते थे।
कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच, यानी कि शर्म, हेजिटेशन न करती थी। स्वयं उनकी पत्नी जो आनंदी है को इस विषय में उनसे विरोध था। वो खुद भी विरोध करती थी श्रीकंठ सिंह के इस स्वभाव या इस व्यवहार को। कौन सा व्यवहार था कि सभी एक साथ मिलकर रहें, उस विचार का वो विरोध करती थी। आनंदी विरोध करती थी जो श्रीकंठ सिंह की पत्नी है। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ, जेठ का अर्थ होता है पति के बड़े भाई आदि से घृणा थी, घृणा का अर्थ हेट, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने पर, यानी कि टॉलरेट करने पर भी परिवार के साथ निर्वाह, यानी कि गुजारा या परिवार में रहना न हो सके, तो आए दिन के कलह, कलह का अर्थ झगड़े से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा मुकाबले में इनकॉम्प्रिहेंशन अच्छा है कि अपनी खिचड़ी, खिचड़ी का अर्थ चित्र के द्वारा आपको पता चलता है, पता चल गया होगा, अलग पकाई जाए। यानी कि अपनी खिचड़ी अलग पकाने का अर्थ यहाँ पर यह होता है कि परिवार से अलग रहना। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। तालुकेदार का अर्थ है बड़े जमींदार। और यहाँ पर उसके बाप है यहाँ पर आनंदी के पिता। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, झाड़ फानूस, झाड़ फानूस का अर्थ है शीशे का बना दीपाधार, जो यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है या चित्र में दिखाई दे रहा है, इसको झाड़ फानूस कहते हैं। हॉर्डिनरी मजिस्ट्रेटी और ऋण, हॉर्डिनरी मजिस्ट्रेटी और ऋण, ऋण का अर्थ है कर्ज, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के योग्य का अर्थ उपयुक्त पदार्थ है, सभी यहाँ विद्यमान थे। विद्यमान करते अवेलेबल थे। नाम था भूप सिंह, यानी कि आनंदी के पिता का नाम भूप सिंह है, आनंदी के पति का नाम श्रीकंठ सिंह है और आनंदी के ससुर का नाम बेनी माधव सिंह है। बड़े उदारचित्त और प्रतिभाशाली होशियार पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। यानी कि भूप सिंह की जितनी भी संतानें थी, उनकी 4 संतानें थी, यानी कि चारों लड़कियां थी। दुर्भाग्य से एक भी लड़का न था और आनंदी चौथी लड़की थी, यानी कि चौथी पुत्री थी। वह अपनी सब बहनों से, यानी कि आनंदी की 3 बड़ी बहनें थी, से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। यानी कि आनंदी सभी बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी, इसीलिए भूप सिंह आनंदी को बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को, यानी कि आनंदी बहुत सुंदर होने के कारण उससे प्यार करते, और ठीक वैसे ही होता है। सुंदर संतान को कदाचित, संभवतः, परहैप्स, उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे, यानी कि आनंदी के पिता बहुत ही धर्म संकट में पड़ गए
कि आनंदी जी का विवाह कहाँ करें। अब 3 बेटियों की शादी बड़ी धूमधाम से, बड़े उत्साह से कर दिया, लेकिन अभी आनंदी का विवाह बाकी था। तो ठाकुर साहब यानी कि भूप सिंह बड़े संकट में पड़ गए कि अभी आनंदी का विवाह कहाँ करें। न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, यानी कि किसी से वो उधार भी नहीं लेना चाहते थे, और न ही स्वीकार था, यानी कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। उन्हें स्वीकार नहीं था, यानी कि भूप सिंह को यह स्वीकार नहीं था कि आनंदी को अपने को, यानी कि उसे अपने को, यानी कि आनंदी को भाग्यहीन समझना पड़े। यानी कि आनंदी ये न समझे कि मैं भाग्यहीन हूँ, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, इसीलिए मेरे पिता किसी बड़े घर में शादी नहीं करवाना चाहते हैं या नहीं करवा रहे हैं, और वो ऋण भी नहीं लेना चाहते हैं। तो ये सब सोचकर आनंदी अपने आप को यह न सोचे कि वो भाग्यहीन है। तो एक दिन श्रीकंठ सिंह उनके पास किसी चंदे का अर्थ है डोनेशन का रुपया मांगने आए। तो एक दिन श्रीकंठ सिंह भूप सिंह के यहाँ कुछ चंदे के लिए या चंदे का रुपया मांगने आए। तब श्रीकंठ सिंह उनसे बहुत अच्छी तरह से बात करता है, अच्छा व्यवहार करता है भूप सिंह के साथ। तो उसके कारण क्या होता है, भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए करते प्रसन्न हो गए, और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ विवाह हो गया। तो बच्चों, इस कहानी का अंत यहीं करते हैं, या इस कहानी को यहीं विराम देते हैं, इस कहानी को यहीं रोकते हैं। अभी आगे की कहानी अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, समझेंगे और देखेंगे भी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।